अध्याय 6 फिर से खुद बनना। जू यी ने ये वान वान के चेहरे पर हैरानी देखी। ये वान वान कुछ कहने ही वाली थी कि जू यी ने तुरंत उंगली अपने होठों पर रखी और चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए फुसफुसाया, नवे मास्टर ने 3 दिन से सोया नहीं है। 3 दिन से नहीं सोया? कहीं ये मेरी भागने की वजह से तो नहीं? पिछले 2 सालों में ये वान वान ने कभी हार नहीं मानी। हर बार वो भागने की कोशिश करती रही और इस बार तो बस थोड़ा और वो उस ओवरसीज क्रूज पर सवार हो ही जाती। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। पहले ये हान ने उसे जबरदस्ती अपने पास रखा, लेकिन कभी छुआ नहीं। 3 दिन पहले ऐसा पहली बार हुआ था। तभी तो मुझे लगा था कि मेरा भेस काम कर रहा है। जू यी ने राहत की सांस ली थी कि तभी ट्रिन ट्रिन ट्रिन, फोन की तेज आवाज से पूरे लिविंग रूम का सन्नाटा टूट गया। जू यी तो डर के मारे फोन फेंक ही देता। उसने जल्दी से फोन बंद कर दिया, लेकिन देर हो चुकी थी। शैतान जाग चुका था। ये हान की आंखें खुलीं। उनमें इंसानियत का कोई नामोनिशान नहीं था। उसकी नजरें सीधे जू यी पर पड़ी और जू यी का तो खून सूख गया। ये वान वान भी काम गई। ये हान को नींद से जगाना मतलब कयामत को न्योता देना। घबराहट में ये वान वान ने फटाफट दोनों हाथ बढ़ाए। एक हाथ से उसने ये हान की आंखों को ढक लिया और दूसरे से उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। उसके बालों में धीरे धीरे उंगलियां फेरते हुए वो फुसफुसाई, सब ठीक है, सो जाओ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। ये हान नहीं हिला। थोड़ी देर बाद ये वान वान ने धीरे से हाथ हटाया। ये हान की आंखें बंद थीं। वो फिर से गहरी नींद में चला गया था। फ्यू, जू यी ने राहत की सांस ली। उसका तो खून जम गया था अभी अभी। उसकी आंखों में ये वान वान के लिए कृतज्ञता झलक रही थी। ये वान वान उसी स्थिति में पूरी रात बैठी रही। पता नहीं कब आंख लग गई। जब वो उठी तो सुबह हो चुकी थी। वो मास्टर बेडरूम के बड़े बिस्तर पर थी। ये हान का कहीं अतापता नहीं था। ये वान वान ने आंखें मलते हुए उठकर बैठी। ये क्या? उसकी आंखों में काजल, नकली पलकें और ग्लिटर आईशैडो का अजीब सा मिश्रण लग गया था। हर लड़की को सुंदर दिखना पसंद होता है, लेकिन पिछले 2 सालों से वो कभी बिना मेकअप के नहीं सोई थी। कहीं ऐसा न हो कि वो मेरी असली शक्ल देख ले। अब जब उसे पता चल गया कि उसका भेस कोई काम नहीं आया, तो उसे थोड़ा सुकून मिला। अब मैं फिर से खुद बन सकती हूँ। 18 साल की उम्र, जब लड़कियां अपनी जिंदगी में खिलती है, तब से उसने किसी को भी अपनी असली शक्ल नहीं दिखाई थी। अब तो मुझे याद भी नहीं कि बिना मेकअप के मैं कैसी दिखती हूँ। सबसे पहले वो बड़े, खौफनाक, खून जैसे दिखने वाले टैटू हटाने थे। शुक्र है, दर्द के डर से उसने शेन मेंग ची की बात नहीं मानी थी। ये टैटू असली नहीं थे, साबुन से धुल सकते थे। ये वान वान ने इधर उधर खोजा और आखिरकार साबुन एक डिब्बे में पड़ा मिला, जिसमें ढेर सारी चीजें थीं। वो साबुन, मेकअप रिमूवर, कॉटन पैड्स और फेस मास्क लेकर बाथरूम में चली गई। सबसे पहले उसने कानों के भारी स्टड्स और गोल्ड ईयररिंग्स निकाले। फिर कुत्ते जैसी दिखने वाली चैन को उतारा। फिर उसने मेकअप हटाया। आखिर में उसने साबुन को टब में डाला और पूरे बदन को उसमें डुबो दिया। अब मैं फिर से खुद को देख पाऊंगी। अध्याय 7। पिछली रात तुमने क्या किया? साबुन की मदद से ये वान वान के शरीर पर बने टैटू धीरे धीरे घुलने लगे। ये वान वान गर्म पानी में बैठ गई। उसने चेहरे पर फेस मास्क लगाया और आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं, तो टब का पानी काला और गंदा हो चुका था, लेकिन उसका शरीर, टैटू हटने के बाद उसकी असली त्वचा सामने आ गई। वो टैटू सिर्फ दिखावे के लिए थे और असली नहीं थे, इसलिए उसकी त्वचा को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उसके शरीर पर वो लाल चांद जैसी जन्म चिन्ह को छोड़कर उसकी त्वचा एकदम बेदाग और नर्म थी। चमकदार सफेदी।
मानो चांदनी रात में बर्फ की चादर हो। पिछली जिंदगी में गुस्से में आकर उसने असली टैटू करवा लिए थे, जो पूरे 7 साल तक उसके साथ रहे। 7 साल तक। मुझे याद भी नहीं था कि मेरी असली त्वचा कैसी थी। अब जब उसने खुद को असली रूप में देखा, तो वो खुद ही अपनी नर्म और चमकती त्वचा को देखकर दंग रह गई। ऊपर से इस बार मैं सिर्फ 20 साल की हूँ। जब लड़कियों की त्वचा सबसे ज्यादा निखरी होती है। ये वान वान ने मास्क हटाया और टब का गंदा पानी निकाल दिया। फिर उसने खुद को दोबारा धोया। इसके बाद वो बाथरोब पहनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। आईने में दिख रही लड़की, हल्की भौहें, ऊंची नाक और नाजुक होठ, मानो मार्च में खिले चेरी ब्लॉसम हो। सबसे खास उसकी आंखें थीं, एकदम झील की तरह गहरी और तारों की तरह चमकती हुईं। लेकिन लगातार हेवी मेकअप के इस्तेमाल से उसकी त्वचा रूखी और बेजान हो गई थी। मास्क लगाने से बस थोड़ी देर के लिए नमी मिल गई थी, लेकिन ये असर सिर्फ अस्थायी था। असल में चेहरे की असली चमक और नमी लौटने में समय लगेगा। बाल भी वापस अपने असली रूप में आ गए थे, काले, रेशमी और कमर तक लंबे। पहले मैंने गुस्से में ये बाल काट दिए थे, लेकिन अब ये फिर से वापस आ गए। ये वान वान को अपना खोया हुआ खजाना मिल गया था। उसने प्यार से लकड़ी की कंघी उठाई और धीरे धीरे अपने बाल संवारने लगी। बाल सुखाने के बाद उसने वार्डरोब की तरफ देखा, अजीब अजीब कपड़ों से भरा हुआ। छोड़ो, तीसरी मंजिल के क्लोकरूम में जाकर अच्छे कपड़े पहन लूंगी। नए जीवन का इतना बढ़िया मौका मिला है, तो खुद को तकलीफ क्यों दूं? तीसरी मंजिल। पूरा क्लोकरूम सी ये हान ने बनवाया था। उसने कपड़ों, एक्सेसरीज और बैग्स का पूरा इंतजाम करवाया था। ये वान वान ने 7 साल तक इन चीजों को हाथ तक नहीं लगाया। फिर भी वहां का हर सामान ट्रेन में रहता था। नीचे डाइनिंग टेबल के सामने ये हान आराम से कॉफी पी रहा था। नींद की कमी की वजह से उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसका बेदाग चेहरा, मानो किसी शैतान ने किसी की आत्मा को सोख लिया हो। आह सी, गरम गरम गरम। लिन क्यू कॉफी की गर्मी से झुलस गया और हैरानी से देखता ही रह गया। अरे यार! वो कॉफी का कप टेबल पर पटकते हुए बोला, नोवे मास्टर, सच सच बताओ, पिछली रात तुमने क्या किया? कहीं तुम यिन यांग संतुलित करने का कोई ताओ विधि तो नहीं अपना रहे थे? यिन और यांग को संतुलित करना एक प्राचीन ताओ विधि है, जहां पुरुष और स्त्री मिलकर ऊर्जा संतुलित करते हैं। अध्याय 8। उसके नीचे कुचले गए। ये हान का मूड अच्छा लग रहा था, क्योंकि लिन क्यू की बातों के बावजूद उसने गुस्सा नहीं दिखाया। लिन क्यू ने अपने भाई को ऐसे देखा मानो आसमान फाड़ देगा। उसने चिढ़ और गुस्से भरे अंदाज में कहा, नोवे भाई, तुम्हारी इतनी ऊंची हैसियत, जबरदस्त पर्सनैलिटी, लाजवाब लुक्स और फिट बॉडी, तुम चाहो तो कैसी भी लड़की तुम्हें मिल सकती है। फिर खुद को इस तरह क्यों गिरा रहे हो? ये वान वान सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसने लिन क्यू की बातें सुन ली। ये बातें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? अलग स्वाद चखने की इच्छा तक तो ठीक है, लेकिन पूरे 2 साल हो गए। भाई होने के नाते अब मुझसे और सहन नहीं होता। लिन क्यू अब भी ये हान को लेकर भुनभुना रहा था। तभी ये हान ने अचानक ऊपर देखा। लिन क्यू ने भी उसका पीछा करते हुए नजरें ऊपर घुमाईं। और फिर दोनों की आंखें चौंधिया गईं। ऊपर एक लड़की खड़ी थी, सफेद ड्रेस में, पतली कमर, कमर तक काले घने बाल, आंखें जैसे कश्ती में झिलमिलाता झील का पानी, होंठ जैसे मार्च की चेरी ब्लॉसम, हड्डियों में बर्फ की ठंडक और चमड़ी में जादुई नूर था। ये लड़की दुनिया से परे, अविश्वसनीय खूबसूरती की मिसाल थी। ये हान जैसा ठंडे दिल वाला आदमी भी उसकी रोशनी से बच नहीं सकता था। लिन क्यू तो तब तक दंग ही था जब तक ये वान वान टेबल तक नहीं पहुंच गई। ये वान वान ने डाइनिंग टेबल को देखा। आमतौर पर मैं हमेशा ये हान से सबसे दूर बैठती थी, लेकिन आज थोड़ा सोचने के बाद ये वान वान उसके बिल्कुल पास बैठ गई।
सी ये हान ने उसे पास बैठते देख हल्की सी चमक के साथ उसे देखा। कम बोलो, कम गलतियां होंगी। इस सिद्धांत पर चलते हुए ये वान वान ने चुपचाप बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। तब से मुझे लगातार घूरा जा रहा था। मुझे खुद भी इस नए अवतार की आदत नहीं थी। सी ये हान का क्या रिएक्शन होगा? खैर, उसे तो मेरी अजीब शक्ल से भी दिक्कत नहीं थी, तो क्यों न खुद को सुंदर बनाकर अच्छा महसूस करूं। ये वान वान ने ये सोचकर आराम से अपना दलिया खाने लगी। तभी एक पतली, लंबी उंगली उसके चेहरे की तरफ बढ़ी। ये वान वान पूरी तरह जम गई। फिर उसने धीरे से उसके गालों पर गिरे बालों को हटाया और कान के पीछे कर दिया। अब सी ये हान कुर्सी पर आराम से टेक लगाए बैठा था। लड़की के बाल ठीक करने के बाद उसने धीरे से हाथ वापस खींच लिया और उसकी त्वचा को ध्यान से देखने लगा। उसकी निगाहों में एक अनकही, गहरी पर समझ न आने वाली गर्माहट थी। ये वान वान ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपने बालों को थाम लिया ताकि वो दोबारा गिर न जाएं। अब जाकर लिन क्यू को होश आया। नोवे भाई, वो जोश से चिल्लाया। तुम्हें आखिरकार समझ आ गया। तुम्हें पहले ही ऐसी लड़की को चुनना चाहिए था। तुमने उस औरत को अपने ऊपर क्यों हावी होने दिया? ये वान वान, मुझ पर हावी? वैसे लिन क्यू ने इधर-उधर देखा। वो बदसूरत औरत कहाँ गई? तुमने उसे भगा दिया क्या? ये वान वान, बदसूरत औरत? और हाँ, लिन क्यू ने आगे कहा, वैसे तो 2 साल पहले ये वान वान इतनी बुरी नहीं लगती थी, लेकिन वो मोटी थी, कम से कम 150 पाउंड की। ये वान वान, बकवास, मैं सिर्फ 140 थी। हाँ, बचपन में मोटी हो गई थी, लेकिन कभी 150 पार नहीं किया। नोवे भाई, लिन क्यू बोला, मुझे समझ नहीं आया कि तुमने उसमें क्या देखा? मोटी से प्यार क्यों कर बैठे? ये वान वान, मोटी। अब ये वान वान से सहन नहीं हुआ। धम, उसने गुस्से में अपनी चॉपस्टिक टेबल पर पटकी। उसकी आंखों से चिंगारियां फूटने लगीं। लिन क्यू, तो क्या हुआ अगर मैं 150 पाउंड की थी? तो क्या हुआ अगर मैं मोटी थी? क्या मैंने तुम्हारा खाना खा लिया था? अध्याय 9, तुम पागल हो। लिन क्यू ने ये जानी पहचानी आवाज सुनी तो उसका चेहरा ऐसा हो गया मानो भूत देख लिया हो। वो हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और उसकी कुर्सी गिर पड़ी। आह! ये वान वान, कैसे हो सकता है? तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई? लिन क्यू ने अविश्वास से आंखें फाड़कर उसे देखा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? अभी कुछ दिन पहले तक तो ये भयानक लग रही थी। ये वान वान गुस्से से फट पड़ी। सर्जरी तुम्हारे दिमाग की हुई होगी। मैं हमेशा से ऐसी ही दिखती थी। और तुम मुझे मोटी कैसे कह सकते हो? साफ साफ बताओ। सी ये हान के चेहरे पर हल्की सी असमंजस भरी शांति थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। ये लड़की, कितने समय बाद उसकी आंखों में इतना जोश दिखाई दिया था। ये वान वान के गुस्से को ठंडा करने के लिए एक ठंडी हथेली उसके सिर को सहलाने लगी, मानो किसी ने गुस्साए जानवर को काबू करने की कोशिश की हो। उसी समय उसके कानों में एक नरम आवाज गूंजी, तुम मोटी नहीं हो। ये वान वान चौंक गई और सी ये हान को देखने लगी। क्या मैं पागल हो गई हूँ? मुझे सी ये हान नरम दिल वाला लग रहा है? नहीं। उसने खुद को होश में लाया और महसूस किया कि वह जरूरत से ज्यादा गुस्से में थी। अब तो मैं बिल्कुल पतली हूँ, उसने शर्मिंदा होकर कहा। सी ये हान ने गंभीरता से कहा, तुम पहले भी मोटी नहीं थी। लिन क्यू ने उसे घूरते हुए कहा, नोवे भाई, ये बात दोबारा बोलकर तो देखो। ये वान वान की रगों में गुस्सा उबलने लगा। सी ये हान ने एक पल लिन क्यू की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैंने चेंग डोंग की वो जमीन झी झी को दे दी है। क्या? लिन क्यू का मुंह खुला का खुला रह गया। ये मजाक मत करो, नवे भाई। तुमने तो वो जमीन मुझे देने का वादा किया था। तुमने झे झी को जमीन दे दी या बस एक पल में फैसला कर लिया? सी ये हान, अभी अभी फैसला किया।
लिन क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने ये वान वान को मोटी कह दिया? तुम पागल हो। लिन क्यों चीखा। लेकिन सी ये हान ने न तो कुछ कहा और न ही इनकार किया। उसने पागल कहे जाने का भी मजा लिया। फिर सी ये हान ने ठंडे स्वर में कहा, तुम रास्ते में हो, अब चले जाओ। वाह! अब तो लिन क्यू का दिल ही टूट गया। वो आंसू पोंछता हुआ वहां से चला गया। अब डाइनिंग रूम में सिर्फ ये वान वान और सी ये हान बचे थे। लिन क्यू के रहते ये वान वान को राहत थी, लेकिन उसके जाते ही सी ये हान की मौजूदगी एकाएक इतनी भारी लगने लगी। और फिर खाओ। उसकी थाली में एक जियाओ लॉन्ग बाओ और रखा गया, उसके पसंदीदा ब्रेकफास्ट स्टोर से। ये वान वान को अजीब सा एहसास हुआ। इतना कुछ बदल गया, पर सी ये हान ने मेरी इस नई शक्ल पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। लिन क्यू जैसा रिएक्शन देना चाहिए था, है ना? अब बस ये वान वान से रहा नहीं गया। सी ये हान, तुम्हें आज मुझमें कुछ बदला हुआ नहीं लग रहा? सी ये हान ने उसकी थाली में एक और झींगा डंपलिंग रखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या? ये वान वान, मेरा लुक। सी ये हान ने हल्के से भौहें चढ़ाई। क्या फर्क है? ये वान वान। क्या ये आदमी अंधा है? उसके अविश्वास भरे चेहरे को देखकर सी ये हान हल्के से मुस्कुराया। उसने ये वान वान की नाजुक ठुड्डी को पकड़ा, अपनी उंगलियां उसके होठों पर फेरी और गहरी आवाज में कहा, अब भी उतनी ही स्वादिष्ट लग रही हो। ये वान वान। स्वादिष्ट? ये आदमी मेरी पिछली भयानक शक्ल को भी स्वादिष्ट समझता था और अब भी कोई फर्क नहीं देख रहा। ये वान वान उसकी अजीब पसंद से सदमे में थी। अध्याय 10, बदसूरती का हिसाब बराबर करना। तो इन सालों तक मैंने बेवजह खुद को इतना सताया। ये वान वान को लगा जैसे पृथ्वी फट जाए और वो उसमें समा जाए। शुक्र है कि इस बार उसे समय रहते सच पता चल गया, वरना पिछले जन्म की तरह पूरी जिंदगी बदसूरत ही बनी रहती। अब से मैं खुद को जितना हो सके उतना सुंदर बनाऊंगी। पिछले जीवन की बदसूरती की भरपाई करनी है। क्यों? कोई समस्या है? सी ये हान की आवाज में हल्की शरारत थी। नहीं। ये वान वान ने बेबसी से जवाब दिया। ओह! सी ये हान ने हल्का सा हंस दिया। ये वान वान ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मैंने सही सुना? ये आदमी हंस रहा है? घोर अन्याय। सी ये हान की हंसी न तो भयावह थी, नहीं निर्मम और नहीं अलग थलग। आज ये आदमी बहुत अच्छे मूड में है। क्या ये अच्छी नींद का असर है? दरअसल सी ये हान का गुस्सैल स्वभाव उसकी अनिद्रा से जुड़ा हुआ था। कोई भी नींद की कमी को इतने लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता। ये वान वान सोचने लगी, क्या आज मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है? आज जब मैं नीचे आई थी, क्लास मॉनिटर का मैसेज आया था। अगर मैंने स्कूल जाना जारी नहीं रखा तो मुझे सजा मिल सकती है या निकाल दिया जा सकता है। मुझे याद है, पिछले जीवन में मुझे सिर्फ एक ही चीज की परवाह थी, गुयुएजे। सी ये हान से मिलने से पहले मैं गुयुएजे के पीछे पागल थी। सी ये हान से मिलने के बाद भागकर फिर से उसके पास जाने की कोशिश करती रही। पढ़ाई तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी। अब मैं दोबारा अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। इस बार हालांकि मुझे फिर से भागने की कोशिश के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन इस बार मैंने गुयुएजे के साथ भागने की गलती नहीं की। इसलिए सी ये हान के साथ रिश्ते में सुधार की गुंजाइश अभी भी बची थी। ये वान वान ने गहरी सांस ली। क्या मैं कल स्कूल जा सकती हूँ? जैसे ही उसने ये कहा, घर का माहौल एकदम ठंडा हो गया। सी ये हान फिर से अपनी बेरुखी वाली मुद्रा में लौट आया। शायद स्कूल जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। मुझे पता था इतना आसान नहीं होगा। फिर भी ये वान वान का दिल टूट गया। उसने अपना पसंदीदा बन भी छोड़ दिया और हल्के से कहा, अगर संभव नहीं है तो छोड़ो। लेकिन
सी ये हान का चेहरा और कठोर हो गया। हद हो गई। मैंने तो कहा था कि अब जाने का नाम नहीं लूंगी। फिर भी वो ऐसा क्यों देख रहा है मानो किसी को मार डालेगा? ये वान वान ने मासूमियत से कहा, मैंने तो बस यूं ही पूछा था। अब मैं कहीं नहीं जा रही। सी ये हान चुप रहा, लेकिन उसकी गहरी नजरें ये वान वान की आंखों की उदासी को देख रही थी। पिछली बार भी यही उदासी उसकी बर्बादी का कारण बनी थी। अब फिर से वो सब नहीं दोहराया जाएगा। ये आदमी समझने में इतना मुश्किल क्यों है? ये वान वान ने मन ही मन बड़बड़ाया।